औरंगजेब की कहानी जारी है। हमारे कोर्ट में औरंगजेब साहब की पेशी लगी हुई है। हमारे लिए तो इतिहास का हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और हर कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। किसी भी देश की जनसंख्या के लिए साइंस जितनी जरूरी है, विज्ञान से कम जरूरी नहीं ह्यूमैनिटीज। विज्ञान जो है वो प्रश्न करना सिखाता है और ह्यूमैनिटीज जो है मानविकी ह्यूमैनिटीज वो विश्लेषण करना सिखाती है। प्रश्न जब आप क्वेश्चन करते हैं तो विकास होता है, जब आप विश्लेषण करते हैं एनालिसिस तो सुधार होता है। इसलिए किसी भी देश का जो विकास है, डेवलपमेंट, से हमारी कंट्री ने साइंस को पकड़ा तो साइंस को ही पकड़ लिया। सब इंजीनियर बनने लगे, सब डॉक्टर बनने लगे, ह्यूमैनिटीज की कोई इज्जत ही नहीं रही। क्योंकि मैकाले एक चीज सिखा के गया था, हमें नौकरी करना है भैया, बिल्कुल सेवा देनी है, सेवाएं जिस फील्ड में भी है देनी है, लेकिन जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ नौकरी। पता नहीं आजकल के घरों के बारे में, लेकिन मैंने तो अपने दौर में देखा है कि 10+2 तक पहुंचते पहुंचते हर आदमी को बस नौकरी का मतलब सक्सेस, कि भाई शुक्ला जी का लड़का इंजीनियर हो गया मतलब सक्सेस। इस देश में नौकरी का मतलब है सफलता। मतलब नौकर बनने को, अब वो कैसा भी नौकर हो और जैसा नौकर वैसे उसकी सेल। इस देश की जो बर्बादी है उसकी सबसे अहम वजह है कि इस देश में नौकरी को सफलता माना जाता है। कोई आईएएस बन गया, बोले अरे उनका लड़का आईएएस बन गया, सफल हो गया भैया। बहुत सारे आईएएसओ ने मेरे सामने सुसाइड किया है, आपने सारी खबरें पढ़ी होंगी लगभग। वो जो एक मैकाले ट्रेंड सेट करके गया ना इस देश में, तब जरूरत भी थी। 1835 मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। 1835 तक सिंध और पंजाब और अवध को छोड़कर बाकी सारे देश पर उनका कब्जा था। अब वो ब्यूरोक्रेट तो बाहर से ला सकते थे, लेकिन बाबू और चपरासी कहां से लाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में। और अगर इकोनॉमी को तुम उस दौर में देखो 1835 में, तो सारा बर्डन एग्रीकल्चर पे था, इंडस्ट्री थी ही नहीं, सर्विस सेक्टर कमजोर था। तो सबसे अट्रैक्टिव जो चीज थी, अट्रैक्टिव ल्यूक्रेटिव, वो थी गवर्नमेंट जॉब। 18 ब्रिटिश पीरियड में गवर्नमेंट जॉब सबसे ल्यूक्रेटिव थी, क्योंकि इकोनॉमी के सारे सेक्टर कमजोर थे। इसलिए लोगों का जो अट्रैक्शन था सरकारी नौकरी के प्रति, वो 100 साल तक इतना बढ़ गया 1835 टू 1935 कि इस देश की जनता ने बस एक चीज मान लिया कि जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो सफल नहीं है। और 80% लोग इस गुलामी की मानसिकता को आज तक कैरी ऑन करते हैं। चाइना का बहिष्कार करो, अपना सुधार करो, ये भी तो लिखो फेसबुक पर, हम अपना सुधार करेंगे, हम अपनी सारी चीजें खुद बनाएंगे। एक गांधी की तरह खादी आंदोलन शुरू करो, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करो, स्वदेशी को कुछ प्रैक्टिकल करो ना। सिर्फ फेसबुक पे करने से क्या फायदा होगा? कुछ उसका विकल्प भी निकालो। भाई गांधी जी की क्यों पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है? 1924 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड स्थापित किया उस आदमी ने, बाद में बाबा रामदेव ने वही काम किया। और फिर इस गरीब देश की गरीब जनता से उन्होंने कहा, चरखा दे दिया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं था, और सड़क पर बिकती हुई चीजों की कोई कीमत नहीं होती। मैं जितनी बार कश्मीर जाता हूं तो मेरी सबसे हॉन्टिंग जगह इवनिंग में है डल लेक।
तो मैं शाम को 2 घंटे वहां बैठूंगा, सब कबाब और वो पराठा वगैरह लगाते हैं, रोटियां होती हैं उनकी बड़ी प्यारी सी, तो वहाँ बैठ कर वो बुलवर्ड पर और 2 घंटा बैठे, लोकल लोगों से बातें की और अपना कबाब पराठा खाए। कबाब रोटी, उसको स्पेशली रोटी कुछ कहते हैं उसे, वसीम भाई तो मुझे डेली ले आते थे उसे खिलाने के लिए। तो वहाँ पे वो लकड़ियों के छोटे छोटे खिलौने बना के उस बुलवर्ड पे बेचते हैं। तो 100 रुपया मांगते हैं, 40 रुपये मिलता है उन्हें, कभी कभी 30 रुपये मिलता है। लेकिन ये जो एम्पोरियम है कनॉट प्लेस के, वही छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने 400-400 रुपए के मिलते हैं, 800-800 रुपए के मिलते हैं, शोरूम इफेक्ट। तो गांधी ने इस देश के लोगों को चरखा पकड़ा दिया। बहुत सारे मित्र मेरे कहते हैं चरखे से आजादी नहीं आई साहब। भैया चरखे से ही आजादी आई। उस आदमी ने 1924 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की। हर शहर में आपको खादी आश्रम मिलेगा। खादी को उस आदमी ने नेशनल ड्रेस घोषित कर दिया। इस देश के किसानों से उसने कहा कि कपड़ा तुम घर में बनाओ, हमें दो, हम शोरूम से उसे बेचेंगे। और फिर पैसा हमसे ले जाओ। और इस तरह से उस आदमी ने इस देश की आम जनता का इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ दिया। इसलिए जब उस आदमी ने 1942 में कहा करो या मरो, तो इस देश की जनता खड़ी हो गई। आजादी में चरखे की सबसे बड़ी भूमिका है, पर पढ़ना पड़ेगा सर, उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। नौजवान क्रांति का जो अगला काम है वो यही है। हम अपने गांव में, खासकर हम अपनी तरफ, अपनी शहर में एक छोटा सा यूनिट, हम 10-12 जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, सब मिलकर एक छोटी सी यूनिट लगाएंगे। जो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको हम बना सकते हैं, जिन्हें हम लोकल स्तर पे बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, और सैनिटाइजर बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं। हर शहर को इस वक्त सबसे ज्यादा सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की जरूरत है। अगर 10 लड़के मिलकर एक शहर में बनाना शुरू करेंगे और पूरे शहर को सप्लाई करेंगे, तो कई सारे लोग उससे इनकम करेंगे। ऐसे हम उन सारे वेंचर्स को देखेंगे कि कहां कहां पर हम इस लोकल इकोनॉमी को वोकल कर सकते हैं। तो नौजवान क्रांति का उद्देश्य, 3 उद्देश्य। कल कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने मैनिफेस्टो दिया नहीं। दे दिया सर। पहला, यूनिटी। यूनिटी, सब को मिलाओ, लड़ाई नहीं करना है। ये सब आईटी सेल्स हैं, डिफरेंट पार्टीज, और सबसे ज्यादा तो आईएसआई के आईटी सेल फेक नेम से किसी मुसलमान को गाली दे देगा, मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने वैसा किया। किसी फेक नेम से हिंदुओं के बारे में कि इन्हीं हिंदुओं ने जो है बाबरी मस्जिद गिराई। सर जो हो गया, सबने गुनाह किया अपने अपने पक्ष में, सब गुनहगार हैं, कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा। सब हिंदू, मुसलमान, सिख, सब इस देश में बहुत मोहब्बत से रहे हैं और आगे भी मोहब्बत से रहेंगे। किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये तो पिछले 30 साल 1990 से 2020, ये तो राजनीति की एक ऐसी धारा सामने आई जिसने अंग्रेजों से सीखा। तुम अगर चैप्टर 7 पढ़ो एनसीईआरटी का, विपिन चंद्र का, तो तुम्हें आज के राजनेता संभवतः उस चैप्टर 7 की जो हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उससे बहुत प्रभावित हुए। 1857 से पहले अंग्रेजों की दोस्ती किससे है? एजुकेटेड मिडिल क्लास से, राजा राम मोहन रॉय से, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजों के लिए यूजफुल है। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों की दोस्ती किससे है? जमींदारों से, लैंडलॉर्डों से, प्रिंसेस से।
और 1857 के बाद उन्होंने जो मोमेंटम दिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को, और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान बैकवर्ड थे। कल मैंने आपको बताया मुसलमानों और मुसलमानों के बैकवर्डनेस की सबसे बड़ी वजह है कि वो चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट करने को तैयार नहीं होते। वो तो अच्छा हुआ कि हिंदू समाज में अब हिंदू पुरोहितों का उतना वर्चस्व नहीं है। हिंदू समाज में हिंदू पुरोहितों का वर्चस्व नहीं है, वो आज है, वो हमेशा रहेंगे। पुरोहित जब तक धरती पर कमजोर मानसिकता के लोग हैं तब तक धर्म रहेगा, तब तक पुरोहित भी रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएगा। जिसको दूसरे की बल पर नौकरी चाहिए कि भगवान नौकरी लगवा दो, भगवान शादी करवा दो, भगवान बच्चा पैदा करा दो, वो भी बेटा, उसे दूसरे की जरूरत पड़ेगी। ये सब खत्म होने वाली चीजें नहीं है, पर राज्य का दायित्व, स्टेट का काम है कि वो बैलेंस को बनाकर रखे, खासकर उस कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की कंट्री है। औरंगजेब शायद इस बात को नहीं समझ पाया। कल हमने इस बात पर चर्चा की, मैं किताब लेकर आज भी बैठा हूं और मैं जो भी बात कहूंगा तो मैंने आपसे कहा औरंगजेब को पढ़ाने में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक हिंदू वर्ग का एक तबका है जो उससे नफरत करता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को बहुत मारा। सर कहीं मारा नहीं, लड़ाइयां होती रही। औरंगजेब, मैंने बड़े सारे मेरे सिख मित्र कहते हैं कि अगर सिख नहीं होते तो हिंदू खत्म हो जाते। सर गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब को पत्र लिखते थे, उन पत्रों का कलेक्शन है, उसको कहा जाता है जफरनामा। सही तरीके से चीजों को समझाओ, झगड़ा मत कराओ, लड़ाई मत कराओ। सिखों और मुगलों की जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई नहीं है, वो इंटरेस्ट की लड़ाई है। हाँ बिल्कुल, औरंगजेब के कुछ अधिकारियों ने धर्म परिवर्तन को बड़ा प्रोत्साहन किया, उसमें गुरुओं ने गैर मुसलमानों की रक्षा की, ये मैं मानता हूं। वजीर खान ने जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया, ये मैं मानता हूं, इस एपिसोड को मैं मानता हूं। लेकिन सिखों की और मुगलों की जो लड़ाई है वो इंटरेस्ट की लड़ाई है। वो शुरू होती है गुरु अर्जुन देव से और वो इंटरेस्ट की लड़ाई है, पूरी तरह से इंटरेस्ट की लड़ाई है। बाद में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को बुलाया कि सरकार आप आए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और गुरु ने डेक्कन की तरफ मूव किया। गुरु मिलने गए क्योंकि गुरु महान है ना, वो आदि शक्ति है, वो भगवान को किसी से नफरत नहीं है। नफरत तो गधों को होती है, बेवकूफों को। राजाओं को किससे नफरत? मुकेश अंबानी के लिए आज मोदी राजा है, कल राहुल गांधी बन जाएंगे, वो राहुल गांधी उसके बर्थडे में आएंगे, राहुल गांधी उसके बेटे की मैरिज एनिवर्सरी में आएंगे। नफरत तो भिखमंगे करते हैं और राक्षस फैलाते हैं। राजा किसी से नफरत नहीं करता, राजा का काम है उपयोगिता देखना। कल प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, वो जाएंगी मुकेश अंबानी जी के घर के, उनके बेटे की शादी में। अब तो शादी हो गई, शादी के एनिवर्सरी में जाएंगी, वो आशीर्वाद देकर आएंगी। हिस्ट्री को उलझाओ मत। हिस्ट्री जो है एक बहुत ही प्यारी कहानियों का संग्रह है। अंग्रेजों ने इतिहास लिखा क्योंकि उन्होंने 1857 के बाद डिवाइड एंड रूल को बढ़ावा दिया। उन्हें कास्ट को कास्ट से लड़ाना था, उन्हें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ाना था, उन्हें हिंदू और मुसलमान को लड़ाना था। और उनके पास अट्रैक्ट करने के लिए एक बड़ा प्यारा हथियार था, गवर्नमेंट जॉब। मैंने कहा ना इकोनॉमी कि तीनों पहिए कमजोर थे, सारा भार एग्रीकल्चर पे था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कमजोर था, सर्विस सेक्टर कमजोर था। तो सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या थी? गवर्नमेंट जॉब। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी तरफ रहेगा वो गवर्नमेंट जॉब लेगा। तो सैयद साहब ने कहा ठीक है, हम आपकी तरफ हैं, हमारे लोग बहुत कमजोर हैं, हमारा एक कॉलेज खुलवा दीजिए,
और हमारे बच्चों को नौकरी दे दीजिए। हिस्ट्री महानतम कहानियों का संग्रह है और उस कहानी के संग्रह का उद्देश्य है संदेश, मैसेज। जिस मैसेज को से आप बहुत कुछ सीखेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। औरंगजेब ना तो नफरत करने की वस्तु है, व्यक्ति है, और ना ही प्यार करने की। अगर धर्म के बारे में सॉरी फ्रेंड्स, वो पावर कट ऑफ की वजह से वाईफाई कनेक्शन चला गया। तो अंग्रेजों ने हमारा जो इतिहास लिखा, क्योंकि उन्हें डिवाइड एंड रूल को प्रमोशन देना था, उन्हें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ाना था, एक जात को दूसरे जात से लड़ाना था, उन्हें रिएक्शनरी फोर्सेस को बढ़ावा देना था। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एनसीईआरटी विपिन चंद्रा का जो चैप्टर 7 है, उसमें एक हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उसको प्लीज जरूर पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो डाउन फिल्ट्रेशन होगा। अंग्रेजों के पास एक लॉलीपॉप था, गवर्नमेंट जॉब, उससे उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया। और फिर जो पिक्चर पेश की पिछली, उस पिक्चर की कहानी आज तक चल रही है, आज तक। खैर, बात हम कर रहे थे औरंगजेब की। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा, मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा चैलेंज थी उसके सामने, पॉलिटिकल क्राइसिस दूसरा बड़ा चैलेंज था। राजपूतों से दुश्मनी कर ली, जाटों से दुश्मनी कर ली, रिलीजियस पॉलिसी ने उस आदमी को बड़ा बदनाम किया। हालांकि कहीं भी उसका उद्देश्य गैर मुसलमानों को परेशान करना नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी उसकी ऑर्थोडॉक्सी इस देश में, आप रिलीजन जो है, रिलीजन, हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर का मतलब ये होना चाहिए इस देश में कि कोई भी आदमी रिलीजन को पब्लिकली नहीं डिस्कस करेगा। रिलीजन इज वो जो है वो एक पर्सनल मैटर है। आप मुसलमान हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने घर में। आप जब सड़क पे निकलेंगे तो आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदू हैं, अपने घर में। डॉक्टर संयत सन की ये बात बहुत अच्छी रही, जिसने बड़ा रोल प्ले किया चाइना को सुपर पावर बनाने में। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करूंगा तो कुछ पर्सनैलिटीज पर मैं बहुत ज्यादा प्रकाश डालूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मुझसे थोड़ा बहुत सुने और आप खुद पढ़ें। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, राजपूत क्राइसिस, रिलीजियस पॉलिसी में सबसे खतरनाक चीज रही जजिया। उसको तो कोई जस्टिफाई ही नहीं करता है। मैं तो बड़े मुस्लिम स्कॉलरों से मिला जो औरंगजेब को प्रेस करने की बात नहीं, अननेसेसरी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी किसी को, हम शशांक ने बोध गया में बौद्ध वृक्ष काटा, बताओ किसी हिंदू इतिहासकार ने जिसने शशांक को बड़ा प्रेस किया हो? गलत किया, उसका विरोध होना ही चाहिए। और खासकर जब आदमी ने अपना ही पूरा किया हो। मॉडर्न इंडिया की विपिन चंद्रा उठाइए, पहला चैप्टर का पहला पैराग्राफ, द हार्मफुल पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब were mainly responsible for the downfall of Mughal Empire. विपिन चंद्रा सर। खैर, उसकी जो सबसे खतरनाक पॉलिसी रही जिसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, वो था डेक्कन पॉलिसी। अब हिंदुस्तान को हम इतिहास पढ़ने की नजर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेक्कन क्या है और साउथ क्या है। डेक्कन जो है
वो एक ब्रिज है। कहां से कहां तक इलाका है? इलाका है विंध्य पर्वत से तुंगभद्रा तक। ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये सब डेक्कन में आता है। तो भारत को हिस्ट्री को सरल करने की नजर में हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। नॉर्थ इंडिया, कश्मीर, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, ये हम नॉर्थ इंडिया में रखेंगे। असम, नॉर्थ ईस्ट, फिर डेक्कन, और डेक्कन के बाद साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो ब्रिज है, जो दोनों को कनेक्ट करता है, वो है डेक्कन। अब नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया जाना है मसालों के लिए। मसालों का भंडार है साउथ इंडिया, एक तो खुद पैदा होता है और फिर साउथ ईस्ट एशिया से वहां आता है, श्रीलंका से वहां आता है। और मसाले के बदले में हमें सोना मिलता है यूरोप से। तो शुरुआत से इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय आपको वहां पे एक सेटलमेंट मिलेगा, अशमक, दायमाबाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में डेक्कन में आपको एक सेटलमेंट मिलेगा, दायमाबाद। फिर 16 महाजनपदों में आपको वहां एक महाजनपद मिलेगा, अशमक। फिर मौर्यंस का तो कब्जा रहा ही। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो वहीं जाकर सल्लेखना की श्रवण बेलगोला में। गुप्तों ने अपना कब्जा रखा, लेकिन गुप्तों ने बड़ा स्ट्रैटेजिकली रखा। डेक्कन में मैरिज अलायंस कर लिया, किससे? वाकाटक से। जो उत्तर भारत के समझदार राजा थे, उन्होंने या तो डेक्कन में अपना वैवाहिक संबंध बनाया या दोस्ती कर ली। तो गुप्तों ने वाकाटक से दोस्ती कर ली और साउथ से उनका कारोबार चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर वही गुप्तों वाली कहानी रिपीट कर दी। देवगिरी की वो रामचंद्र के यहां शादी कर ली और फिर रामचंद्र के सहारे उसने साउथ इंडिया को खूब लूटा जमकर। मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब इस बात को नहीं समझ पाए। एक तो समझ नहीं पाए, दूसरे सुनते नहीं थे किसी की। अकबर सुनता है। उसके व्यक्तित्व का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सुनता है। आप हमेशा सही नहीं है। मैंने कल आपसे क्या कहा कि अगर मैं कोई बात गलत कहता हूं, आप तथ्यों के साथ, किताब के साथ टाइप करके मुझे लिख भेजें। मैं उसका हमेशा आदर करूंगा और आपको थैंक यू बोलूंगा। औरंगजेब जिद्दी है, राजा जिद्दी नहीं हो सकता। अकबर के पास नौरत्न है, सुलझे हुए नौरत्न, सुलझे हुए मस्त। और उसके जो नौरत्न है उसमें रिलीजन कंडीशन नहीं है। उसके सबसे ज्यादा दोस्ती है बीरबल से। उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती है जयसिंह से, मानसिंह से। औरंगजेब के बेटे शाह आलम ने उसे सलाह दी कि हम मराठों को फंड करेंगे पैसा, और मराठे सीरिया और ईरान को उड़ा देंगे। सीरिया और ईरान, बीजापुर और गोलकुंडा। और जब ये बीजापुर और गोलकुंडा को उड़ा देंगे तो हम मराठों को उड़ा देंगे और हमारा साउथ, डेक्कन और साउथ दोनों पे कब्जा रहेगा। 12 साल अपने बेटे को जेल में रखा। सतीश चंद्र, सुनो तो तुम किसी की बात। तो नॉर्थ इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया। डेक्कन क्या है? ब्रिज है। किसके किसके बीच में? नॉर्थ इंडिया के बीच में और साउथ इंडिया के बीच में। नॉर्थ और साउथ क्यों जाना चाहता है? मसालों के लिए। मसाले के बदले में हमें क्या मिलता है? सोना। अब जब मुगलों का शासन स्टैब्लिश हुआ, डेक्कन की कहानी में
कुछ पात्र बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे चांदीबी स्टेट्स है, बेरार है, अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकोंडा। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। तो जब अकबर ने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया नॉर्थ इंडिया में विद द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, जब उसने सब कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, सिंध, सब, वो इंडिया का जो नेचुरल और ज्योग्राफिकल फ्रंटियर उसके कब्जे में आ गया, तब उसने अपना कंसंट्रेशन किया साउथ की तरफ। और साउथ पहुंचने से पहले उसे डेक्कन पहुंचना है, तो उसने अपना एम्बेसडर भेजा विद द मैसेज ऑफ पीस, कि मैं हिंदुस्तान का शहंशाह जिल्ले इलाही अकबर, एंड यू ऑल हैव टू एक्सेप्ट माय फ्रेंडशिप। तो बेरार तो सामने ही बैठा था, उसने पहले ही कह लिया कि साहब हम तो आपके पुराने दोस्त हैं साहब। बीजापुर और गोलकोंडा ने कोई खास रिप्लाई नहीं किया। अहमदनगर ने बदतमीजी कर दी कि बेटा हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी। यहीं से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ अहमदनगर और मुगलों के बीच में। अहमदनगर और मुगलों की जो लड़ाई हुई, उसमें सबसे खास कैरेक्टर है चांदीबी। थी तो वो बीजापुर की, मतलब बीजापुर में उसकी शादी हुई थी, लेकिन अहमदनगर की तरफ से उसने लड़ाई लड़ी। अकबर ने कोई बात नहीं, लगाओ फोर्सेस, ऑपरेशन करेंगे। और फिर असरगढ़ का किला 1601, वहीं से मुगल इंपीरियलिज्म ऑफ डेक्कन की शुरुआत होती है। मुगल फोर्सेस डेक्कन पहुंची। अब अहमदनगर की इतनी ताकत तो नहीं थी कि मुगल फोर्सेस से लड़ जाएं। सरेंडर किया और कहा कि ठीक है, मुगलों ने कहा समझौता कर लो, बालाघाट हमें दे दो। बालाघाट को लेकर लड़ाई शुरू हुई। मुगलों ने कहा हमें बालाघाट दे दो, बस समझौता हो गया चांदीबी से कि हाँ ठीक है भाई बालाघाट ले लो। लेकिन डेक्कन के राज्यों को एक बात पता थी कि अगर मुगल बालाघाट में बैठ गए तो ये से अड्डा बनाएंगे और फिर कभी ना कभी मौका पाकर ये हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो चांदीबी की हत्या हो गई और अहमदनगर के सामंतों ने कहा बालाघाट देना ही नहीं। इससे पहले कि अकबर कुछ और कठिन कदम लेता, नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम हो गई। अकबर के खुद के बेटे ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जहांगीर ने। उसका अंतिम समय अपने बेटे को संभालने में चला गया। जहांगीर ने उसके दोस्त की हत्या कर दी, अबुल फजल की। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। लेकिन तब तक टेंशन शुरू हो चुकी थी मुगल और डेक्कनी राज्यों के बीच में। जहांगीर आया, जहांगीर मस्त रहने वाला आदमी था। उसने कहा यार देखो, मुझे किसी झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। इब्राहिम आदिल शाह को उसने अपना बेटा बुलाया। बेटा कहा यार शांति से रहेंगे, तुम भी कमाओ खाओ, हम भी कमाएं, हमें तो वैसे भी नॉर्थ में बैठ के दारू पीना है और डांस देखना है। तो जहांगीर के काल में कोई बहुत ज्यादा बवाल डेक्कन में नहीं हुआ। लेकिन जब शाहजहां आया गद्दी पर, वहां से कहानी ने यू टर्न लिया। और शाहजहां के काल में अब अहमदनगर एक तो बालाघाट मुगलों को दे नहीं रहा था, और दूसरा अहमदनगर ने गुनाह कर दिया, और बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और गुनाह यह था कि शाहजहां का एक रिबल सरदार था, खाने जहां लोधी। उसने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया, अहमदनगर ने उसे शेल्टर दे दिया। यह बात शाहजहां को हजम नहीं हुई कि एक तो तुम पुरानी ट्रीटीज को मान नहीं रहे हो, और ऊपर से तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे रिबेल को अपने यहां शरण दोगे। और फिर शाहजहां ने डिसाइड किया कि या तो हम, या मलिक, या हम, या तो अहमदनगर या मुगल्स। अब अहमदनगर की कहां औकात थी कि मुगलों का सामना करता। शाहजहां दक्षिण पहुंचता है, डेक्कन, और शाहजहां ने शाह जी को अपनी तरफ में लाया। तब तक मराठा एक पावर के रूप में उभर रहे थे। और मराठों की कहानी जो है मैं आपको आगे सुनाऊंगा। औरंगजेब खत्म करके मैं आपको मराठों की कहानी सुनाऊंगा।
और मराठों के बाद सिखों की कहानी। मराठा तब तक उभर रहे थे और उस समय मराठा जो फेमस सरदार थे, शाहजी थे, शिवाजी के पिताजी, तो शाहजहां ने उनसे दोस्ती की और मराठे दक्कन का चप्पा चप्पा जानते थे और वहां के लिए गुरिल्ला वॉर के लिए सबसे सूटेबल थे मराठे, लोकल लोग। शाहजहां ने शाहजी से दोस्ती कर ली, मनसब दे दिया, 5000 का जागीर दे दी और कहा कि तुम हमारी मदद करो अहमदनगर के खिलाफ। जब शाहजहां ने शाहजी को इतनी सारी सुविधाएं दी तो अहमदनगर का एक बड़ा फेमस नोबल है मालिक अंबर, उसका भी नाम आपको याद रखना है। मराठों को राजनीतिक शक्ति बनाने में, पॉलिटिकल पावर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है मलिक अंबर का। उसके बेटे फतेह खान ने मैसेज भेजा शाहजहां को कि सरकार, जो काम आप शाहजी से ले रहे हैं वो हमसे ले लीजिए, धोखेबाजी करवाना है हमसे ले लीजिए, हम खुद ही खोल देंगे अहमदनगर का दरवाजा, आप कब्जा कर लीजिएगा। शाहजहां ने कहा यार तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, घर में विभीषण मिल गया। और जितनी सुविधाएं उन्होंने शाहजी को दिया था वो उठा के फतेह खान को दे दिया और यहीं से शुरू हुआ मुगल मराठा स्ट्रगल। शाहजहां ने शाहजी को बिट्रे किया और इस बिट्रायल का बदला लिया शाहजी के बेटे ने अपना एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य बनाकर। मेडिकल हिस्ट्री का में बड़े सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन उसमें एक अनोखा सा कैरेक्टर है शिवाजी। मैं पूरा टाइम दूंगा शिवाजी पर, उनकी पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको। बहुत ही महान कैरेक्टर, बहुत मतलब एक बड़ा अद्भुत सा कैरेक्टर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं गुरु पकड़ो। कल किसी मित्र ने लिखा मुझे कि आप हमारे सर हमको गुरु मत बनाइए, मैं काफिर हूं, मुझे काफिर ही रहने दीजिए। हिंदुस्तान में बहुत गुरु हैं और सबसे ज्यादा बड़े गुरु हैं हमारे सदगुरु साहब, उनको पकड़िए और वो सिखाते हैं क्या कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, आप उन्हें पकड़िए, उनके ध्यान जरूर। अब तो पूरे अगला 15 साल बाद आने वाली शताब्दी भारत की, अब कोई जिम नहीं जा पाएगा। अब जिसको भी स्वस्थ रहना है उसे कपालभाति करना पड़ेगा। बाहर जाओगे कोरोना हो जाएगा, जिम में जाओगे 10 लोग मिलेंगे और शुगर बढ़ेगी, थायराइड बढ़ेगी, उसे रोक नहीं पाओगे। चिकन खाओगे, मटन खाओगे, हाई प्रोटीन डाइट खाओगे, निकाल पाओगे नहीं। तो घर में बैठकर क्या ऑप्शन है? प्राणायाम। आने वाला समय अब भारत का है। ऐसे ही अंधकारों से उजाले पैदा हुए हैं। 1789 फ्रांस अंधकार में है, नेता मस्त है, राजा मस्त है, लुई 16 24 घंटे बीवी के पीछे बैठा रहता है। वो उसकी बीवी आईने के सामने बैठी रहती, मिरर के सामने, दिन भर मिरर से पूछती है मारिया एंटिनोट कि मिरर मिरर बता दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन, और वो बेवकूफ पीछे खड़ा होकर कहता है मैडम आप, मैडम आप, मैडम आप। क्रांति हुई, फ्रांस आगे बढ़ा। 1916 में एक बेवकूफ बैठा है रशिया की गद्दी पर, जार निकोलस सेकंड। उसके साथ एक दूसरा बेवकूफ है राष्ट्रपति। फिर क्रांति हुई। खाना नहीं है लोगों के पास। 1916 में जर्मनी ने वेस्टर्न रशिया पर कब्जा कर लिया है और जनता जार निकोलस के पैलेस के बाहर खड़ी है कि मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो। और ये बेवकूफ जार निकोलस सेना भेज देता है, गो एंड किल द पीपल। वो सेना सैनिक कौन है? फार्मर्स इन यूनिफॉर्म। उनके बच्चे बाहर खड़े हैं, उनकी बीवी बाहर खड़ी है, उनका भाई खड़ा है, साला खड़ा है, सबसे बड़ी चीज उनकी साली खड़ी है। तुम उसको गोली मारने के लिए भेज रहे हो। सिपाही जाकर आम जनता से मिल गए, पर मालिक कभी कभी नहीं लगाता, और जिनको नहीं लगाता उनको तुम समझा नहीं सकते।
नौजवान क्रांति का उद्देश्य किसी को जबरदस्ती बैठाकर समझाना नहीं है। हमारे बहुत मित्र हैं जो समझते हैं हर बात को। हमें 2 लाख लोगों की जरूरत है और 20 लाख हमें मिलेंगे। 2 तो आज ही हमारे पास है। तो अगर हमारे 20 लाख मित्र हमारी बात को समझते हैं तो बाकियों को तो मार के समझा लेंगे। जो अहिंसा और सत्याग्रह को नहीं समझेंगे उनके साथ डू और डाई का फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। और डू और डाई को हम अपनी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे बदलेगा, क्या होगा। अंधकार के बाद ही रोशनी आती है और अंधकार का कोई अस्तित्व तो नहीं है। साइकोलॉजी में 2 टर्म है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल। 2 + 2 4। जिस चीज को आप प्रूव कर सकते हो वो एग्जिस्टेंस है, पर ड्रीम उसको आप प्रूव नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल। जिन चीजों को हम प्रूव नहीं कर सकते लेकिन वो हैं, वो एग्जिस्टेंशियल मानी जाती है। अंधेरा, आपने कहा रूम में अंधेरा, मैंने कहा निकाल लाओ। अंधेरे जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। डार्कनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट। कहानी है कि एक बार अंधेरे ने भगवान के सामने जाकर शिकायत की कि प्रभु ये सूरज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मेरा दुश्मन है प्रभु, ये हर बार मुझे मिटाना चाहता है, ये मेरे पीछे पड़ा है। और भगवान मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। भगवान ने सूरज को बुलाया, कहा कि इधर आओ, ये तुम क्या अंधेरे के साथ बदतमीजी कर रहे हो। सूरज ने कहा अंधेरा, मैं तो साहब मिला ही नहीं कभी अंधेरे से, कौन है ये अंधेरा। बोले सरकार मैं तो जानता ही नहीं कौन अंधेरा है, आप बुलाइए अंधेरे को, मेरे सामने बुलाइए। और मजेदार बात यह है कि अंधेरा सूरज के सामने कभी आ ही नहीं सकता। और कहते हैं तब से वो मुकदमा भगवान के कोर्ट में पड़ा हुआ है। अंधेरा का मतलब यह है कि प्रकाश होने वाला है, और जितना ज्यादा हो जाए उसका भी मतलब यह है कि अब जल्दी होने वाला है। घबराने की कोई बात नहीं। फ्रांस में अंधेरे के बाद खूब रोशनी हुई, रशिया में अंधेरे के बाद खूब रोशनी हुई। घबराने की जरूरत नहीं। अंधेरा है, मैं मानता हूं, मैं समझ रहा हूं अंधेरा है। कटवा रहे ना क्या, मुझे लगता है तो मैं मानता हूं अंधेरा है, लेकिन उजाला भी होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। क्रांति चलेगी। मैंने कहा इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश की युवा, और मैंने कहा इस भविष्य इस देश का है। अब क्लब न जा पाओगे कि मन को बहलाना है, अब तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और योगा और मेडिटेशन से एक शक्तिशाली शरीर और शक्तिशाली मन का निर्माण होगा, और उससे एक नए भारत का निर्माण होगा। तो हमारे मित्र हैं ऋषि द्विवेदी जी, उन्होंने आज नौजवान क्रांति का चैनल भी बना दिया टेलीग्राम का। तो उस चैनल में सिर्फ वही लोग जुड़ेंगे जो, उनके पहला पैरामीटर यही है, योगा और मेडिटेशन करना ही करना है। मैंने एक मेडिटेशन पे 10 मिनट की क्लिपिंग बनाई है, कल मैं उसे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और फेसबुक पे भी डाल दूंगा। क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है 5 मिनट की। हालांकि मैं उस पर एक लंबी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसके मैंने आउटलाइन प्रारूप तैयार कर लिया, तो मुझे एक लंबा सा वीडियो बनाना है उस पर ½ एन आवर का, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन कल मैं आपको एक क्लिपिंग दूंगा योगा की, मेडिटेशन की, वो करीब 10 मिनट की क्लिपिंग है और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और इस योगा और मेडिटेशन ने तो मुझे ही ज़मीन से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और किसी चीज नहीं। मेरी जिंदगी का जो आधार है वो है योगा और मेडिटेशन।
जो जिंदगी को जिसने यू टर्न दिया, जिंदगी को जिसने बदला, जिंदगी को जिसने सम्मान दिया। बाबा रामदेव कहते हैं ना कि मैं 9 साल से योगा करना शुरू किया, और देखिए 9 साल से करते करते वो बंदा आज कहाँ पहुंच गया। ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमें भरमाया, डूइंग योगा, यू आर अ बैकवर्ड पर्सन, मेडिटेशन इज अ इडियोटिक थिंग। इन्होंने हमसे पूछकर, हमसे सीखकर, मेडिटेशन तो ये सीख नहीं पाए, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान को इन्हें बेचना था, साइकेट्रिस्ट बैठाने थे। हमारे यहाँ मनोविज्ञान कभी बेचा नहीं गया। हमारे यहाँ आप कबीर के पास गए, दादू के पास गए, रैदास के पास गए, आपने कहा साहब परेशान है, उन्होंने कहा ठीक है बैठो, आओ आश्रम में सत्संग करो। किसी सत्संग का आज तक किसी आश्रम में पैसा नहीं लिया जाता। आप देते हो अपनी तरफ से, आपके अंदर सुधार होता है, परिवर्तन होता है, तो खुशी होती है, तो आप खुशी के बदले में कुछ देते हो। आज भी ये साइकोलॉजी ने एक नया डॉक्टर पैदा किया, साइकेट्रिस्ट। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, साइंटिफिक अप्रोच है, होना चाहिए, मतलब साइको एनालिसिस होनी चाहिए, मन को पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन जो चीज है ही नहीं, मन जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। मैं आगे चर्चा करूंगा। मैं इस बात पर आगे चर्चा करूंगा। ऐसी कोई चीज ही नहीं है, जो है ही नहीं। इसीलिए तो पागल लोगों का कोई इलाज नहीं है। अगर मन जैसी कोई चीज, मन एग्जिस्टेंशियल है, एग्जिस्टेंस नहीं है। और मन को सिर्फ मेडिटेशन ही संभाल सकता है। कोई दवा, बहुत सारे लोग डिप्रेसिव दवाएं खाते हैं, बहुत अर्बन सेंटर्स में तो बड़ा सारा बिजनेस है इसका, बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी फ्रंट पे परेशान है। हमारे जितने स्टूडेंट भाई हैं, 5-5 साल, 6-6 साल पढ़ लिया, एनसीईआरटी क्लियर ही नहीं हुई। और एनसीईआरटी का काम क्या है? कनेक्टिविटी सिखाना। क्या हुआ प्रशांत? फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा पावर की क्राइसिस चल रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, तो आज उसे ठीक होने देते हैं। मैं स्टोरी कल से यही शुरू करूंगा, लेकिन मैं कल से यहीं से शुरू करूंगा। मुगल और मराठा संघर्ष शुरू हुआ शाहजी और शाहजहां के समय से। मैं यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। मोटिवेशन, यूनिटी और अवेकनिंग, इस 3 चीज़ों पे हमें काम करना है। आगे इकोनॉमिक फ्रंट पर हम कैसे काम करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, और कल से हम इसे शुरू करेंगे। थैंक यू।